हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका सी टेट रह रहा है वो सी टेट की कर रहे होंगे, जिनका केवीएस है वो केवीएस की कर रहे होंगे, और जो यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, कल हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने उसके डोमेन्स पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना था कि क्या ग्रोथ होती है, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या उनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे, स्टेजेस करेंगे और इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन ज्यादातर आता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी टेट हो, स्टेजेस और प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। ठीक है, अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको? इसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे पेन को क्या हो गया? इसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको या फिर चैनल के फोल्डर में मिलेगा। देखो, पेन ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो नाम आपको पता है ही, कॉलेज विद भावना। अरे भाई चल जा। ठीक है कॉलेज विद भावना चल गया। ठीक है, तो ये नाम है चैनल का। अगर आप बीएड एस्पिरेंट हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, एक बात ये हुई। बाकी सोशल मीडिया हैंडल का आज हमने पेज नहीं लगाया है, बाकी सब्सक्राइब आप कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं कल ये सारा कुछ। आगे चलते हैं। आज हम आ गए हैं स्टेजेस पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं। जो विकास की अवस्थाएं, शुरू कहाँ से होता है विकास? जैसा कि हमने पढ़ा था, विकास क्या है? माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब तक जाता है? डेथ तक जाता है, यानी जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमारा विकास चलता रहता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग चलता है, मॉडिफिएबल है। ये हमने विकास के बारे में पढ़ा था। तो जब ये माँ के गर्भ से शुरू होता है तो स्टेजेस भी वहीं से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी 9 मंथ बिफोर बर्थ, यानी जन्म से 9 माह पहले जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, उस स्टेज को बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, इसे कंसेप्शन पीरियड भी बोलते हैं और प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं, यानी दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और डेज लिख के दे सकता है, 9 महीने की जगह 280 डेज भी लिख सकता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है या तो जन्म से 9 माह पहले या फिर 280 डेज। ठीक है, 280 दिन। प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं और कंसेप्शन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेज, यानी विकास इस चरण से शुरू होता है भाई, क्योंकि यही सबसे पहला चरण है, इससे पहले तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो फिजिकल डेवलपमेंट है बहुत तेजी से होता है। कैसे तेजी से होता है भाई? एक सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। पूरा ह्यूमन बीइंग बनना, तो ये देखो आप, 9 महीने में पूरा एक बेबी डेवलप हो जाता है। तो मतलब सबसे ज्यादा विकास इसी एज में पाया जाता है। ठीक है, यानी 1 सेल ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ह्यूमन बेबी। एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना, पूरा ह्यूमन बेबी बनना, मतलब एक सेल से पूरा बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है? प्रीनेटल। इसके 3 चरण है, स्टेजेस हैं। सी टेट में नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा सा डीप हो जाता है। इसके 3 चरण है। फर्स्ट है जर्मिनल स्टेज, सेकंड है एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड थर्ड है फोएटस स्टेज। जर्मिनल स्टेज नाम से ही पता चल रहा है, जर्मिनल यानी जिसमें जर्म होता है, यानी 15 दिन जो कंसीव पीरियड के होते हैं। जब बच्चा कंसीव करती है कोई भी लेडी, तो जो 15 दिन होते हैं स्टार्टिंग के, उसे कहते हैं जर्मिनल पीरियड। ठीक है, यानी गर्भ धारण करने की अवधि, 15 दिनों की जनन अवस्था। ठीक है, सेकंड है एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी बच्चा क्या है? पूरा एम्ब्रियो बन जाता है। 2 वीक से 2 माह तक का जो बच्चा होता है, यानी 2 महीने का। कंसीव पीरियड 2 मंथ का। ठीक है, फोएटस स्टेज क्या होती है? जब एम्ब्रियोनिक से अगले यानी फोएटस बन जाता है। 2 मंथ बर्थ आफ्टर कंसीव, यानी 2 महीने का पूरा जो बच्चा डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस के अंदर आती है। नाम पूछ लेता है, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फोएटस स्टेज। 4 दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सी नहीं है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलें। फिर है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। ये तो आप पढ़ते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। कहीं कहीं ये भी लिखा मिल जाता है 0 to 2 ईयर्स। भाई चल जा प्लीज, 0 to 2 ईयर्स।
0 to 2 ईयर्स भी लिखा मिल जाता है। तो 0 का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं, 0 का मतलब है जो राइटर है, लिखने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे जाइए। 0 का मतलब है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है भाई। उसने अगर 0 लिख दिया तो 0 तो कुछ नहीं होता, कहने का मतलब है जन्म से 2 साल, तो 0 भी लिखा मिल जाता है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है, लिखा 0 होता है लेकिन हमें समझना होता है कि जन्म से 2 साल है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाई जब बच्चा 2 साल तक पहुंचेगा तो लैंग्वेज डेवलप तो होगी, ठीक है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, फिर स्टार्टिंग करता है 1 वर्ड की, फिर आगे पहुंचता है टेलीग्राफिक स्पीच तक, यानी लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चे की यहाँ से। भाई 2 साल का बच्चा, आपने अपने घर में देखा होगा कि 2 साल का बच्चा बोलने लगता है मम्मा पापा दूध पानी, ठीक है। एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट सेंसेस डेवलप इन दिस स्टेज, यानी इस अवस्था में क्या है, समन्वय इंद्रियों आदि का क्षमता विकसित होती है, यानी सेंसेस डेवलप होते हैं। बच्चे को खुशबू भी आती है, बदबू भी आती है, ठीक है, बच्चा हंसता खेलता, मतलब सारे सेंसेस उसके वर्क करने शुरू कर देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बनना शुरू कर देता है। भाई क्या है कोऑर्डिनेट, कैसे बनता है कि हमारी सेंसेस जैसे आंखें और कान है, तो कोई हमें आवाज मार रहा है तो हम उसे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, तो सेंसेस का कोऑर्डिनेशन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या है, बच्चा क्या रहता है, डिपेंडेंट टोडलर रहता है, यानी गोद में रहता है। पहले तो बच्चा गर्दन ही संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे गोद में आ जाता है, अच्छी तरह एक्टिविटीज करने लगता है, फिर घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, लड़खड़ाता है और फिर पूरा एक्टिव ह्यूमन बीइंग बन जाता है, यानी 2 साल का बच्चा खूब चलने लगता है ना। तो क्या है, एक डिपेंडेंट टोडलर से पूरा एक्टिव चाइल्ड बन जाता है, ठीक है, कि भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है, कहीं भी चल के जा सकता है, ठीक है। He or she is now able to crawl and walk, यानी चलने लगता है, रेंगने लगता है, तो सारी स्टेजेस को पार कर लेता है, 2 साल तक पूरा एक्टिव चाइल्ड बन जाता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है इसमें। जो इस एज में जो बच्चे की हार्ट बीट रहती है वो 140 पर सेकेंड रहती है, ठीक है, बाकियों से बहुत ज़्यादा। तो बच्चे की हार्ट बीट कभी देखना आपने महसूस किया, छोटे बच्चे की धड़कन बहुत जल्दी जल्दी ऐसे होती है, हार्ट बीट बहुत जल्दी होती है, ठीक है। तो कितनी होती है, 140 पर सेकेंड। तो पूछ सकता है, और शायद किसी एग्जाम में पूछा है, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि पर्टिकुलर कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसे पर्चुनेट पीरियड भी कहते हैं, यानी गर्भनाल काटने का समय या चंचल अवधि, ठीक है। नियोनेट भी बोलते हैं, नियोनेट होता है जिसका नया जन्म हुआ हो, यानी नवजात शिशु। इसमें जो वेट होता है बच्चे के ब्रेन का वो होता है 350 ग्राम बर्थ के टाइम पे। वैलेंटाइन की एक डेफिनेशन है कि इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड और एज ऑफ लर्निंग, यानी शैशव काल क्या है, सीखने की आदर्श अवधि या उम्र है, बच्चा इसमें सीखता है चीजों को, ठीक है भाई। 2 साल तक बच्चा बहुत चीजें सीख जाता है। इस एज पे क्या है, हड्डी कितनी होती है बच्चे के अंदर, 270 बोन्स होती है। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कहीं 300 भी मिल जाएगा, कहीं 270 मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जो सॉफ्ट ये बोन्स होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं, वो बड़ी होके एक बन जाती हैं, तो इसलिए कम होती चली जाती हैं जैसे जैसे बड़ा होता है। लेकिन ये पूछा गया है कहीं पे कि 270 हड्डियां होती हैं बचपन में, बच्चे की जब शैशवावस्था में रहता है, इन्फेंसी में रहता है बच्चा, ठीक है। तो ये बात हुई इन्फेंसी के बारे में। अब चलते हैं आगे, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्य अवस्था। 2 से 7 वर्ष का बच्चा इसके अंदर रहता है, 2 to 7 ईयर्स इसकी एज है, ठीक है। एज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि एज से क्वेश्चन तो आता ही है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें क्या है, बच्चे की मोटर स्किल डेवलप होती है। भाई 2 से 7 साल का बच्चा है तो मोटर स्किल तो डेवलप होंगी। मोटर स्किल होता है कि मांसपेशियों पे कंट्रोल लाना। भाई मांसपेशियों पे 2 तरह की मोटर स्किल होती है, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर, जो कि हमने कल पढ़ा था। ग्रोस मोटर स्किल यानी बच्चा इस उम्र में दौड़ेगा भी, भागेगा भी, खेलेगा भी, ना दोस्तों के पास जाएगा, स्कूल जाएगा, ठीक है, तो उसकी बड़ी मांसपेशियां काम करेंगी। और फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होंगी, यानी इस एज में बच्चा लिखना भी सीख जाएगा, ड्राइंग करना सीख जाएगा, कुछ भी छोटी छोटी चीजों को उठाना सीख जाएगा। तो क्या है, उसकी ग्रोस मोटर भी डेवलप होगी और फाइन मोटर भी डेवलप होगी, तो बच्चे की मोटर स्किल इस एज में डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। भाई 7 साल का बच्चा लिख भी सकता है, चल भी सकता है, भाग भी सकता है, सारे काम करता है ना। थॉट एंड लैंग्वेज डेवलप एट फास्ट पेज। भाई थॉट, उसके विचार भी बढ़ेंगे और भाषा सबसे ज्यादा बढ़ेगी। 2 साल का बच्चा स्टार्ट करता है बोलना और 7 साल तक वो इतना बोलने लगता है कि पूरे सेंटेंसेस वो बोलने लगेगा, खूब बतियाते हैं। 7 साल के बच्चे अपने घर में आस पड़ोस में देखें। भाई देखो, जो ये CDP है ना, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे अपने एनवायरमेंट में उतना ही अच्छा आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो मैं तो यही करती हूँ, अपने घर में पास पड़ोस में ऑब्जर्व करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, तो उन्हीं की एक्टिविटीज को यहाँ रिलेट कर देती हूँ। तो ये क्या है, माइंड में
फिर फिक्स हो जाती हैं। अगर हम याद करेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट पेस, तो ये तो रट्टा हो जाएगा, ये भूल जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान में रखेंगे कि भाई 2 से 7 साल का बच्चा है तो भाषा तो अच्छी तरह बोल लेगा, है ना। तो ये क्या है, थॉट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एट फास्ट पेस, यानी क्या है, तीव्र गति से चलती है, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट बिगिन हो जाता है, यानी नैतिक विकास की शुरुआत हो जाती है। 7 साल के बच्चे को आप पूछ लो कि भैया चोरी करना पाप होता है, उसे पता चल जाएगा कि चोरी करना गलत है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना गलत बात है, पैसे चुराना गलत बात है, ठीक है। तो 7 साल के बच्चे के अंदर मोरलिटी डेवलप हो जाएगी, नैतिक मूल्य आ जाएगा कि मम्मी के पैर छूने चाहिए, पापा के पैर छूने चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टेज ऑफ मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन, यानी सबसे तीव्र और महत्वपूर्ण सामाजिकरण का चरण है। बच्चा आस पड़ोस में भी जाएगा, उसे चीजें पता लगने लगेंगी, ठीक है। तो सोशलाइजेशन भी होता है। इसे इमिटेटिव एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें अनुकरण करता है, अपने दोस्तों को भी अनुकरण करेगा, मम्मी को करेगा, पापा को करेगा, स्कूल में जाएगा तो लोगों को क्या है, अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि इस एज में क्या है, बच्चे डॉक्टर पुलिस खेलते हैं और चोर सिपाही खेलते हैं, तो ये क्या है, इमिटेट करते हैं बच्चे, ठीक है। एनिमिज्म यानी क्या है, अगर बच्चे को चोट लग जाए किसी चीज से तो कहेगा इसे पीटो, टेबल से मुझे चोट लगी है इसको पीटो, तो क्या है, एनिमिज्म की भावना भी उनके अंदर रहती है। इसे टॉय एज भी बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि कौन सी एज टॉय एज कहलाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे खिलौना उम्र भी कहते हैं, बच्चा भाई टॉयज के साथ तो खेलता ही है। टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, यानी सोच प्रशिक्षण, टॉयलेट और पॉटी रोक भी लेते हैं बहुत बार, अपने निक्कर में ही करना, तो इस तरह के काम भी बच्चे करते हैं, ठीक है। इसे प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इसे प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, प्रेप वगैरह में होता है, नर्सरी में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज, ठीक है। यानी क्या है, प्ले वे मेथड से खेलते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। तो इसे प्ले एज भी बोलते हैं। सेल्फ सेंटर्ड, यानी बच्चा क्या है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी अपने आप को ही सोचता है कि बस मैं ही ठीक हूँ, अपना ही पर्सपेक्टिव सही लगता है उसे, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हुई अर्ली चाइल्डहुड की, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड, यानी मध्य और उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 11 वर्ष। ये ध्यान में रखना है, कहीं 7 से 11 भी मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो जहां इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहां हमें कॉमन सेंस यूज करनी होती है। भाई 7 से 11 आ जाए और दिमाग में रहे 6 से 11, तो ऐसा थोड़ी है कि उस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, भाई अपना माइंड भी तो लगाएंगे, है ना। क्योंकि ये फिक्स नहीं है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन कॉमन जो माना जाता है वो 6 से 11 माना जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द लार्जर वर्ल्ड एंड इट्स कल्चर, यानी क्या है, 6 से 11 साल का बच्चा क्या है, बच्चे बड़ी दुनिया और उसकी संस्कृति के बारे में सीखते हैं। भाई संसार की बातें सीखने लगेंगे, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे अपनी नॉलेज को, और बच्चा इस एज में आके मास्टरी कर लेता है पढ़ने पे, लिखने पे, मैथ में और कुछ अदर जो एकेडमिक स्किल्स होती हैं। भाई 6 से 11 साल का बच्चा खूब अच्छा संभल जाता है, वो अच्छे से लिखने भी लगता है, पढ़ने भी लगता है, बोलने भी लगता है, थोड़ा सा मैथ भी कर लेता है, अर्थमेटिक कर लेता है। एडवांस मैथ तो नहीं कर सकता, लेकिन अर्थमेटिक कर लेता है और कुछ एकेडमिक स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चे के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसमें जो फ्रेंडशिप होती है वो बच्चे की लॉन्ग लास्टिंग चलती है, यानी इस एज में जो बच्चे की फ्रेंडशिप होती है वो मतलब उसके चांसेस होते हैं कि वो जीवन भर चले या फिर आगे तक चले, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरा बचपन का फ्रेंड है या मेरी बचपन की फ्रेंड है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ठीक है। तो स्कूल के जो बच्चे हैं अब तक भी आपके साथ अगर कोई जुड़ा हुआ हो तो वो आपके बचपन के ही तो फ्रेंड हुए, है ना। थॉट प्रोसेस बिकम्स मोर लॉजिकल, यानी क्या है, विचार प्रक्रिया अधिक तार्किक हो जाती है, बच्चा लॉजिक्स लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कोल एंड ब्रूस ने एक डेफिनेशन दी है, ये पूछी गई है सीटेट में भी, कि चाइल्डहुड इज यूनिक स्टेज इन इमोशनल डेवलपमेंट। ये किसने कहा है ना। अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, भाई मैंने कुछ ही क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, कराती तो मैं सारे क्वेश्चन, लेकिन रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थ्योरी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो देखो शेयर भी किया करो, भाई आपका इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि सिर्फ आप शेयर कर सकते हैं, है ना। तो कोल एंड ब्रूस ने कहा है कि चाइल्डहुड क्या है, एक यूनिक स्टेज है ठीक है। कोल एंड ब्रूस ने कहा है कि भावनात्मक विकास में बचपन एक अनूठी अवस्था है। तो ये डेफिनेशन पूछ लेता है, ये पूछ लेगा कि किसने दी है डेफिनेशन, ये पूछ लेगा कि यूनिक स्टेज किसने बोला है इसे, ठीक है। तो किसने, कोल एंड ब्रूस ने, ठीक है।
रोस ने इसे कहा है सूडो मैच्योरिटी एज। सूडो मैच्योरिटी एज क्या है, बस दिखावे की परिपक्वता। देखने में तो ऐसे लगता है 11 साल का बच्चा कि भाई कितना मैच्योर हो गया है, लेकिन मेंटली इतना मैच्योर नहीं होता वो, ठीक है। तो रोस ने इसे कहा है सूडो मैच्योरिटी एज, ठीक है। किलपैट्रिक ने कहा है, किलपैट्रिक जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया है, इन्होंने कहा है कि लेटर चाइल्डहुड इज द पीरियड ऑफ कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन, यानी क्या है, बचपन प्रतिस्पर्धी सामाजिकरण की अवधि है, ऐसा किलपैट्रिक ने कहा है। इस एज में बच्चे का सोशलाइजेशन खूब अच्छी तरह होता है। इसे गैंग एज भी बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सी टेट में, यूपी टेट में, ज्यादातर उत्तराखंड टेट में पूछा जाता है कि इसे क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, गैंग बनाना शुरू कर देता है। इसी एज में बच्चे के ग्रुप डेवलप होते हैं और वो आगे जाके ग्रुप इतने भयंकर हो जाते हैं, बस पूछो ही मत लड़कों के तो। एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसको ही बोलते हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय की आयु। इसमें बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने इसे कहा है लेटेंसी पीरियड, और इसे यूनिक पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोल एंड ब्रूस, ठीक है। रोस की भी पूछ लेता है कि सूडो मैच्योरिटी एज है। गैंग एज बोला जाता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल एज बोला जाता है इसे, और यूनिक पीरियड भी आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने बहुत देख के रखे हैं, क्या हो गया ये, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, फिर है एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। इसमें जो बच्चे की उम्र होती है 11 से 18 साल का बच्चा इसके अंदर आता है। अगर WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 से 19 साल का बच्चा इसके अंदर आता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि WHO के अकॉर्डिंग एज बतानी है तो 10 से 19 साल। अगर नॉर्मल कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल पूछा है कि एडोलसेंस की क्या उम्र होती है, तो 11 से 18 साल का बच्चा इसके अंदर आता है, ठीक है। जो एडोल्स्केयर वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रो टू मैच्योरिटी, ठीक है। लेटिन वर्ड है ये मैंने रख लिया है, वैसे पूछता है नहीं। इसमें बच्चे के अंदर रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिजिकल चेंजेस। भाई फिजिकल चेंज आपने भी नोट किया होगा कि बच्चों की हाइट बढ़ती है, इसमें वेट बढ़ता है। इवनली अपनी भी देखें अगर हम, तो हम लोग कैसे थे, अगर 8th 9th में हम कैसे थे, फिर 11th 12th तक जाते जाते कितनी ग्रोथ हो गई हमारी। तो क्या है, ग्रोथ चलती रहती है, ग्रेजुएशन तक जाके भी कितनी ग्रोथ बढ़ी है। तो इसमें क्या है, बच्चे की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, बहुत सारे रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसे टीन एज या प्यूबर्टी भी कहते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ निकल के आ जाती है लड़कों की, हाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आवाज मोटी हो जाती है, लड़कियों की आवाज बहुत ज्यादा स्वीट हो जाती है ना। तो क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी भावनात्मक स्थिरता आ जाती है, इमोशंस कंट्रोल करने आ जाते हैं बच्चों को, ठीक है। परस्यूट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी, यानी पहचान तथा स्वावलंबन की चाह होती है कि भाई हम इंडिपेंडेंस हो, हमारी जॉब लग जाए। करियर टेंशन भी इसी में आ जाती है ना, बच्चे की करियर टेंशन लिख देती हूँ, बच्चे को करियर की टेंशन हो जाती है इसी में ही, ठीक है। मोर एंड मोर जो ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो बच्चा सोचता है कि मैं अपने परिवार से अलग बिताऊं। इस एज में जो विचार होते हैं ना, परिवार के साथ तालमेल नहीं खाते। बच्चे को लगता है कि मेरे परिवार वाले कितने खड़ूस हैं, रोक टोक करते हैं, मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। उसे अच्छा लगता है बाहर रहना, घर से बाहर रहना, क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है तनाव और तूफान की अवस्था। किसने कहा है ये, कमेंट सेक्शन में चलो आप ही बताओगे। तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है, इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज इसे किसने बोला है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चा ये सोचता है कि बस अब तो तू ही है, जो भी कुछ है। इस एज में बहुत ज्यादा हवा लगती है बच्चों को। थॉट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट, आइडियलिस्टिक एंड लॉजिकल, यानी बच्चे की क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग भी बच्चा लगाने लगता है, ठीक है, ठीक है भाई, यानी बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसे ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं। ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि एक छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बनना, यानी पूरा ट्रांजिशन हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी बचपन से वयस्क बन जाता है, बच्चे से क्या है, पूरा बड़ा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, ठीक है भाई। दाढ़ी मूंछ आ जाती है, हाइट निकल जाती है, शरीर मतलब वेट बढ़ जाता है, तो पूरा क्या है, अडल्टहुड हो जाता है। जो एडोलसेंस बुक है वो किसने दी है, स्टेनली हॉल ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है काफी जगह, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेनली हॉल ने कहा है एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। अब क्या ही बताओगे तुम, ये तो लिखा ही मिल गया
किशोर अवस्था तनाव और तूफान की अवधि है। ये सीटेट का भी फेवरेट है और यूपीटेट में पूछ लेता है, ठीक है। क्या है? तनाव और तूफान की, यानी बच्चा क्या है, तनाव में भी रहता है और क्या है, स्टॉर्म भी। एक तरह से ये बहुत चेंजेस आते हैं इसमें, बॉडी में भी, फिजिकली भी, मेंटली भी बहुत चेंजेस आते हैं इस स्टेज में। तो स्टैनली हॉल ने इस उम्र को क्या है, तनाव और तूफान की अवधि बताया है, ठीक है। बच्चे के दिमाग में तूफान आते हैं, वो पता नहीं ये सोचता है कि दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलूंगा, मेरी दुनिया अलग ही है, ठीक है। इसे गोल्डन एज भी बोलते हैं, यानी स्वर्ग युग बोलते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस बोला है एरिक्सन ने, ठीक है, ठीक है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, जल्दी सी क्या है, स्थिर भी नहीं होते बच्चों का, एडजस्टमेंट नहीं होता सोसाइटी के साथ, घरों के साथ, विचारों के साथ। बच्चे के विचार बहुत ही अलग लेवल के होते हैं। मेंटल एज ऑफ रिवोल्ट, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, यानी विद्रोह की भावना होती है बच्चे के अंदर। इसमें लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, यानी नेतृत्व कौशल का विकास होता है। वोकेशनल एंजाइटी होती है, करियर टेंशन होता है, यानी बच्चे को रहता है मेरी जॉब लग जाए, मैं ये कमा लूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। तो क्या है, बच्चे को वोकेशनल एंजाइटी भी रहती है कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, कहाँ किस फील्ड में जाना है। तो क्या है, करियर टेंशन भी बच्चे को बनी रहती है। थ्रेशोल्ड टू एडल्टहुड, यानी वयस्क से क्या है, पूरा एडल्टहुड बन जाता है। इसे ब्यूटी एज भी बोलते हैं और टीन एज भी बोलते हैं। ये उत्तराखंड टेट में आया है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन उत्तराखंड टेट के हैं ये, ठीक है। कि ब्यूटी एज कौन सी होती है, टीन एज कौन सी होती है, दोनों अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्यूटी एज और टीन एज क्या है, एडोलसेंस ही होती है। तो ये एडोलसेंस के बारे में ये स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी विकास के सिद्धांत। भाई विकास क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड, यानी सतत प्रक्रिया। कंटिन्यूटी क्या है, किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली करना या कंटिन्यूटी में चलना, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से शुरू होती है, माँ के गर्भ से शुरू होती है और कब तक जाती है, कब्र तक जाती है, जब तक हमारी डेथ होती है, ठीक है। तो क्या है, ये लाइफ लॉन्ग है, यानी पूरा जीवन चलती है, कभी भी इसका कोई एंड नहीं होता है। एंड कब होता है, जब हमारा एंड हो जाता है, हमारी डेथ हो जाती है। जैसे जैसे लोग ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम नई नई चीज़ों को एक्वायर करते हैं, यानी सीखते रहते हैं, हमारा विकास चलता रहता है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है। आज हमारा इंटरेस्ट पढ़ने में है, कल हमारा इंटरेस्ट पता नहीं बिजनेस में हो जाएगा, जॉब में हो जाएगा, परसों हमारा इंटरेस्ट पता नहीं किस चीज़ में हो जाएगा। आगे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, क्या पता हम अध्यात्म में चले जाएं, स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं। तो ये क्या है, विकास चलता रहता है, हमारे इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं और हम नई नई स्किल्स को एक्वायर करते रहते हैं, नए नए कौशल हमारे अंदर आते रहते हैं। आज जैसी मैं हूं जरूरी थोड़ी है कि कल भी ऐसी हूं, कल क्या पता मेरे अंदर और भी स्किल्स आ जाए, मुझे खाना बनाना और अच्छे से आ जाए, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है विकास होता रहता है किसी भी इंडिविजुअल का, यानी क्या है, जीवन भर चलता है ये, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी सतत प्रक्रिया। तो विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है और कब्र तक जाती है, ठीक है, वोम्ब टू टॉम्ब जाती है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कोई भी इंडिविजुअल है पहले क्या है, जनरल रेस्पॉन्स दिखाएगा, यानी सिंपल रेस्पॉन्स दिखाएगा, फिर स्पेसिफिक रेस्पॉन्स पे जाएगा। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाता है, रोना शुरू करता है। जब बच्चा पैदा होता है उससे अच्छे से रोया भी नहीं जाता, ठीक है। तो वो उसके जनरल रेस्पॉन्सेज होते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है बच्चा पूरी बॉडी यूज करने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, एक्टिविटीज करने लगता है। तो कैसे जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी विकास कैसे होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी क्या है, व्यक्तिगत अंतर। व्यक्तिगत अंतर क्या होता है भाई, हर कोई एक दूसरे से यूनिक है। दो बहन जुड़वा हो चाहे दो भाई जुड़वा हो, वो भी एक दूसरे से यूनिक होते हैं। ये यूनिक किस वजह से होते हैं, हेरिडिटी की वजह से भी हो सकते हैं और एनवायरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। भाई क्या है, अगर कोई जुड़वा बहन भाई है तो हेरिडिटी तो उनकी सेम है, लेकिन क्या है, वो भी डिफरेंट पाएंगे। जरूरी थोड़ी है देखने में भी एक जैसे हैं, एक उनकी उम्र है, एक टाइम पे वो पैदा हुए हैं, लेकिन उनका मेंटल लेवल अलग मिल सकता है, इंटरेस्ट अलग मिल सकता है, किसी की कोई चॉइसेस हो सकती है, इसका बिहेवियर अच्छा हो सकता है, दूसरे का बिहेवियर बेकार हो सकता है। तो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में पाए जाते हैं। तो ये हेरिडिटी की वजह से भी होते हैं और एनवायरमेंट की वजह से भी होते हैं। अब एनवायरमेंट की वजह से कैसे होते हैं
भाई कोई बच्चा भाई किसी भी बैकवर्ड मतलब एरिया में पैदा हुआ हो या फिर पुअर फैमिली में हुआ, उसका स्टेटस अच्छा ना हो, गरीब घर में पैदा हुआ, बेशक वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसकी एक्टिविटीज को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बच्चा कितना होशियार है, लेकिन उसे अच्छा एनवायरमेंट ना मिलने की वजह से वो पीछे ही रह जाता है। तो एनवायरमेंट भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एनवायरमेंट की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी व्यक्तिगत अंतर मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, तो इन दोनों का इंटरेक्शन ही है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करता है, ठीक है। तो ये बात हुई व्यक्तिगत अंतर की। आगे चलते हैं, यानी हर कोई एक दूसरे से यूनिक है, हर किसी में कुछ ना कुछ विशेषता पाई जाती है। फिर एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस। भाई विकास कैसे होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। जैसे कि स्टेजेस हैं, प्रीनेटल स्टेज में सभी को आना है, प्रीनेटल स्टेज में, ठीक है। इन्फेंसी में सभी को आना है, इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, तो सारी स्टेजेस हमें एक पैटर्न में करनी है। तो कैसे होता है डेवलपमेंट, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, ठीक है, सामान्य पैटर्न में चलता है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई सी स्टेज स्किप कर देंगे, है ना, तो ये अपने हाथ की बात तो है नहीं। तो क्या है, सबका एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है विकास, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। भाई सबका विकास तो यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, लेकिन जो विकास की दर है वो अलग होती है। अब दर कैसे अलग होती है, भाई ये देखो, कोई बच्चा 12 महीने का बोल जाता है, कोई बच्चा 15 महीने का बोलता है, कोई 18 महीने का बोलता है, तो सभी की दर अलग होती है विकास की। कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा लेट चलना शुरू कर देता है ना। तो अपने घर में भी देखा होगा, या अपनी बात कर लो, अपनी मम्मी से पूछ लो, अगर 2 बहन भाई हैं तो दोनों में भी डिफरेंस पाएगा, उनकी डायरेक्शन में, उनका भी रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होगा। मम्मी बताएंगे कि तू तो 1 साल की चलने लगी थी, तेरा भाई 1.5 साल का चलने लगा था, है ना, होता है ना ऐसा। तो ये क्या है, रेट ऑफ डेवलपमेंट सभी की थोड़ी बहुत वेरी करती है, ठीक है। वैसे सभी का सिमिलर पैटर्न होता है, सिमिलर सीक्वेंस होता है, डायरेक्शन होती है, लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट सबका अलग होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंट सभी में होता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई लेट बोलता है, कोई जल्दी चलता है, कोई लेट चलता है, ठीक है। 2 तरह के डायरेक्शन होती है, फर्स्ट है सिफेलोकोडल एंड सेकंड है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकोडल क्या होता है, सिर से पैर की तरफ विकास कैसे होना, सिर से पैर की तरफ, ठीक है, यानी हेड टू टो जाना, हेड टू टो जाना। तो ये काफी पूछा जाता है, सिर से पैर की तरफ यानी पूरी बॉडी पे कंट्रोल लाना, ठीक है। भाई सिर से पैर तक पूरा इंडिविजुअल डेवलप तो हो गया। फिर आता है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी अंदर से बाहर की तरफ, यानी सेंटर टू आउटवर्ड, ये सेंटर टू द बॉडी, सेंटर टू द पेरिफेरी। भाई पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो गया, एक बच्चा है 1 साल का है, पूरा डेवलप हो गया, यानी सिफेलोकोडल उसका कंप्लीट हो गया, ये डायरेक्शन उसकी पूरी होगी। लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की तरफ कंट्रोल लाना। भाई बच्चा लिखना सीखेगा तो भी उसका कंट्रोल हाथों पे क्या है, लेट आएगा, है ना, अंदर से बाहर की तरफ उसका कंट्रोल लेट आएगा। लिखना सीख रहा है तो वो भी प्रोक्सिमोडिस्टल के अंदर आएगा। शर्ट के बटन लगा रहा है, अपने कपड़े पहन रहा है, या ड्राइंग कर रहा है, कुछ भी छोटे मांसपेशियों से जो काम करते हैं वो सारे क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल के अंदर आते हैं। जैसे कि बच्चा डेवलप तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हाथों से वजन उठा रहा है तो ये बाद में आएगा, यानी ये प्रोक्सिमोडिस्टल के अंदर आता है, जब अंदर से बाहर की तरफ पूरा कंट्रोल आ जाए, ठीक है, पूरा डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है, फर्स्ट है सिफेलोकोडल यानी सिर से पैर की तरफ विकास होना, प्रोक्सिमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की तरफ, यानी सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। भाई इंटीग्रेशन कैसे, डेवलप तो हो जाती हैं सारी चीजें, लेकिन एक जगह इंटीग्रेट करना। जैसे कि हम खेल रहे हैं तो हमारी चीजें तो डेवलप हैं, सेंसेस भी डेवलप है, हाथ आई आंख नाक देखने का, सारी चीजों का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, लेकिन उन चीजों को क्या है, उन चीजों का एकीकरण करना। जैसे कि हम खेल रहे हैं तो अपना माइंड भी यूज करते हैं, हाथ भी यूज करेंगे, आंख भी यूज करेंगे, तो क्या है, उन सारी चीजों का एकीकरण होगा, ठीक है, जो भी हमने अर्जित व्यवहार किए हैं, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी चीजों को इंटीग्रेट करना। साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलती तो पैर से है, लेकिन दिमाग भी तो लगाना पड़ता है, भाई सामने देखना पड़ता है, नजर नहीं हटनी चाहिए, नजर हटी तो गिर जाएंगे इधर उधर, है ना। तो क्या है, साइकिल चला रहे हैं तो वहां भी हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, हमारा इंटीग्रेट हो रहा है, हमारी आंखों का, माइंड का, पैरों का, हाथों का, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आपको ये समझ आ पा रहा होगा। बता देना, अपना फीडबैक जरूर दिया करो, पता चलता है कि कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ इंप्रूव करना है, क्यों समझ नहीं आ रहा है ना। तो यही तो पेडागोजी होती है, टीचर को फीडबैक भी तो मिलना चाहिए। भाई मैं टीचर तो हो नहीं, लेकिन एक फ्रेंड के नाते ही बता सकते हैं आप लोग, है ना।
प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी अंतर संबंध का सिद्धांत क्या है भाई? इंटर रिलेट, चीजें क्या है? इंटर रिलेट करती हैं। जैसे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग डायमेंशन में होता है भाई, फिजिकली होता है, मेंटली होता है, सोशली होता है, ये सारे क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है या अन्योन्याश्रित है, यानी इंटरडिपेंडेंट है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है भाई? ये देखो, अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसे सामने से देखने में कि फिजिकली चोट लग गई, खून निकल रहा है, लेकिन वो बंदा फिजिकली भी अफेक्ट होता है और मेंटली भी अफेक्ट होता है भाई। अंदर भी तो दुख होता है और उसका मूड भी खराब होगा, सारी चीजों पे अफेक्ट पड़ेगा उसके, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, कोई बंदा डिप्रेस्ड है या उसे कोई भी दिक्कत हो रही है, उसके शरीर में कुछ भी दिक्कत है, तो वो मेंटली भी अफेक्ट होगा, फिजिकली भी अफेक्ट होगा और सोशली भी अफेक्ट होगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंध है, अन्योन्याश्रित है एक दूसरे पे। ठीक है, किसी को भी एक को नहीं मान सकते अलग से। ठीक है, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं सारे डोमेन। ठीक है भाई, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी अंतर संबंध का सिद्धांत। हिंदी में भी मैंने रखा है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी की तरफ देख लें, और इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग यानी बच्चे का जो विकास है उसमें मैच्योरेशन और लर्निंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैच्योरेशन क्या होता है? परिपक्वता, यानी किसी चीज के करने के लिए हम क्या है? मैच्योर होने चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा है 6th क्लास में, उसे 8th क्लास का तुम कोई भी सवाल दे रहे हो, कुछ भी टास्क दे रहे हो, तो वो उसके लिए मैच्योर नहीं है। मैच्योरेशन होता है कि एनवायरमेंट को रेस्पॉन्ड करना, हम चीजों को रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, हम फुली मैच्योर हैं नहीं है। ठीक है, लर्निंग होता है कि हम परमानेंट चेंज इन बिहेवियर यानी जो भी हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में जुड़ जाता है। भाई आज हम सीख रहे हैं तो लर्निंग क्या है? पूरा जीवन चलते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ रोज सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। भाई जो हमारा विकास होता है, जो हमारी वृद्धि होती है, हमारे विकास में सबसे ज्यादा जो रोल होता है इन दोनों का ही होता है। हेरिडिटी को नेचर कहते हैं और एनवायरनमेंट को नर्चर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार देने जा रहे हैं उन्हें ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये पूछ लेता है और चीजें छोटी हैं और गलत भी हो जाती हैं, है ना। तो क्या है भाई, हमारा विकास कैसे होता है? जितना रोल हमारे विकास में हेरिडिटी का है उतना ही एनवायरनमेंट का है। दोनों को मिला के ही बच्चे का विकास होता है, एक के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है। ना खाली हेरिडिटी से काम चलता है और ना ही खाली एनवायरनमेंट से काम चलता है। जब दोनों का इंटरेक्शन होता है, जब दोनों का जॉइंट प्रोडक्ट होता है, तब जाके विकास अच्छी तरह होता है। ठीक है, हेरिडिटी हमारा फाउंडेशन है, तो एनवायरनमेंट भी हमें क्या है? बहुत सारी चीजें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, बिना एनवायरनमेंट के भी कुछ नहीं कर सकते। खाली हेरिडिटी, कोई बच्चा काफी इंटेलिजेंट पैदा हुआ हो तो खाली हेरिडिटी से काम चल जाएगा क्या? उसे एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए, है ना। तो डेवलपमेंट किसका जॉइंट प्रोडक्ट है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का। ठीक है, आगे चलें। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट का क्या मतलब है भाई? जैसे कि मैं एग्जांपल की तरीके से बता रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए लिखा भी हुआ है। भाई कोई बच्चा 6th क्लास में है, एकदम से उसकी हाइट बहुत निकली। ठीक है, एकदम से उसकी हाइट बहुत निकली, फिर एक टाइम पे रुकी, फिर एकदम से निकली, फिर एक टाइम पे रुकी, फिर एकदम। तो ये क्या है? डेवलपमेंट क्या है? स्पाइरली चलता है। ठीक है, कैसे चलता है? सर्पिल। भाई हिंदी में देख लेना, क्या है? स्पाइरली चलता है। एक बार ज्यादा हो रहा है फिर रुक रही है, फिर ज्यादा हो रहा है फिर रुक रहा है, तो क्या है? स्पाइरली चलता है। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी जो हमारा बचपन होता है, जो हमारे शुरुआती टाइम होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के लिए। जो हमारे इनिशियल ईयर्स होते हैं यानी शुरुआती साल होते हैं, जो बच्चे के, जैसे किसी बच्चे के साथ शुरुआती दौर में क्या है, कोई भी घटना हुई हो या उसे बहुत ज़्यादा गरीबत देखनी पड़ी हो, कोई कुछ भी इमोशनली उसे देखना पड़ा हो, तो उसे वो जीवन भर याद रहता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं के बेस पे बच्चे का विकास होता है। तो इस टाइम पे क्या है, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए, इमोशनली उसे ठीक रखना चाहिए, सोशली कल्चरली उसे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए, क्योंकि ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे विकास के लिए। भाई क्या है, अगर बच्चा गरीबत में पैदा हो रहा है तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आगे जाके उसे दिक्कत होगी। इमोशनली भी ठीक होना चाहिए, तभी तो अच्छे से विकास होगा। भाई छोटा बच्चा है, अपने घर में देख रहा है कि रोज लड़ाई झगड़े, पता नहीं क्या क्या 70 चीज़ें हो रही हैं, तो वो इमोशनली डेवलप कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अच्छी सोसाइटी मिलनी चाहिए उसे, एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए, कल्चरल एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, शुरुआती दिनों में बच्चे को अच्छी केयर देनी चाहिए, क्योंकि जो शुरुआती टाइम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी हमारे विकास में, किसी भी इंडिविजुअल के विकास में। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ अर्ली डेवलपमेंट।
ठीक है, आगे चलते हैं। मैं स्पीड से तो नहीं पढ़ा रही हूँ, पता नहीं। हेरिडिटी बताओ भाई, आनुवांशिकता। अगर स्पीड से आपको लग रहा हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर आगे से इम्प्रूव करेंगे हम, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है भाई, सिंपल बात है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने वर्ड रखा है कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी होता है जो भी हमें अपने पूर्वजों से गुण मिलते हैं, जो भी हमें आनुवांशिकता मिलती है, जो भी हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी पेरेंट्स टू प्रोजेनी जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर, वो होती है हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता, ठीक है। जो भी गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, तो ये होती है हेरिडिटी। एनवायरमेंट क्या होता है, हेरिडिटी को छोड़ के सारी चीजें एनवायरमेंट में आ जाती हैं। हेरिडिटी जो हमें एनवायरमेंट जो हम फिजिकली डेवलप होते हैं, मेंटली डेवलप होते हैं, सोशली डेवलप होते हैं, इमोशनली डेवलप होते हैं, कल्चरली डेवलप होते हैं, तो ये सारी चीजें वातावरण के अंदर आ जाती हैं, पर्यावरण के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, फिजिकल, सोशल, मोरल, कल्चरल, ठीक है। तो इसलिए बच्चे को क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। सब यही बोलते हैं कि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। अब आप लोग, हम लोग, सारी दुनिया इतनी मेहनत किस लिए करते हैं, कोई अपने लिए तो करता नहीं, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे को सक्सेसफुल होने में, या किसी भी बच्चे के अच्छे विकास के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण का महत्व क्या है। भाई हेरिडिटी क्या है, टोटली क्या है, बायोलॉजिकली एक्वायर्ड फैक्टर है, यानी आनुवांशिकता जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, जो हमें नेचर से मिली है, जो हमें प्रकृति से चीजें मिली हैं, भगवान की जो देन है ना। एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारे बिहेवियर को चेंज करती हैं, जो सोशली, फिजिकली, मेंटली जो चीजें हमारे बिहेवियर में आती हैं, ठीक है, वो है एनवायरनमेंट। और डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों का ज्वाइंट प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को दोनों को मिला के ही बच्चे का विकास होता है, ठीक है। तो ये बात हुई, यहाँ पे ये प्रिंसिपल मैंने लिखे हुए हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, तो नाम भी आपको ध्यान में रहने चाहिए क्योंकि पूछ लेता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और चेंज, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूनिफॉर्म पैटर्न, डायरेक्शन, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, स्पाइरल वर्सेज लीनियर डेवलपमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको आई होप आप ये समझ आया होगा प्रिंसिपल और स्टेजेस। एक बार और रिवाइज कर लेना, काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, जो आपको पीडीएफ मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, करना चाहिए भाई लाइक शेयर, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे तक जाएंगे, है ना। तो सभी लोग शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को भी, और जो बीएड और बीटीसी वाले हैं वो सब्सक्राइब करें कॉलेज विद भावना को भी, ठीक है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।